देश को आजाद हुए अभी सिर्फ 2 ही महीने हुए थे। इस बीच एक जहाज पाकिस्तान जा रहा था। यह कोई आम जहाज नहीं था। इस जहाज के पिछले हिस्से में हीरे जवाहरात से भरे हुए बक्से रखे हुए थे। जहाज के बीच में कई आर्टिस्ट बैठे हुए थे और आगे की सीट पर एक नवाब अपनी बीवियों के साथ बैठे हुए थे। लेकिन जो सबसे अलग बात थी वो ये थी कि इस जहाज में जवाहरात के बक्सों के साथ ही सैकड़ों कुत्ते भी बैठे हुए थे। जी हाँ, सही सुना आपने, सैकड़ों कुत्ते बैठे थे। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इस जहाज ने पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर लैंड किया तो नवाब अपने कुत्ते तो सारे के सारे ले आए थे, लेकिन अपनी 2 बेगमों को वो हिंदुस्तान में ही भूल गए थे। बेगमों से ज्यादा नवाब को असल में अपने कुत्तों से प्यार था। ये नवाब थे नवाब महावत खान, जिन्हें जूनागढ़ का आखिरी नवाब माना जाता है। ये वही नवाब हैं जिन्होंने भारत में विलय करने से मना कर दिया था और बाद में जब दबाव बढ़ा तो वो पाकिस्तान भाग गए थे। लेकिन पाकिस्तान ने उनके साथ कैसा सलूक किया था? वो और उनके जैसे बाकी के 12 नवाब जो विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए थे, उनका खानदान आज किस हालत में है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री कनेक्ट। नवाब महावत खान के बारे में जानने के लिए थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड जान लेते हैं। महावत खान अफगानिस्तान के बाबी कबीले से जुड़े हुए थे। यह कबीला मुगलों का काफी वफादार था। हुमायूं के टाइम पर ये लोग आए थे और अलग अलग युद्धों में इन्होंने हुमायूं की काफी मदद की थी, जिसकी बदौलत वो मुगलों के पसंदीदा बन गए थे। आगे चलकर शाहजहां के टाइम पर शाहजहां ने काठियावाड़ सहित पूरा गुजरात इन्हें संभालने के लिए दे दिया था। अब जूनागढ़ समुद्र के पास पड़ता था, इसलिए समुद्री व्यापार की बदौलत जूनागढ़ ने खूब पैसा कमा लिया और एक अमीर रियासत बन गई थी। इसी खानदान में साल 1890 में नवाब महाबत खान थर्ड नवाब बनते हैं। महाबत खान थर्ड को राजकाज से ज्यादा उनके कुत्तों में दिलचस्पी थी। वो ज्यादातर समय या तो अपने कुत्तों के साथ रहते या फिर विदेश में छुट्टियां मनाते। राजकाज का पूरा काम यहाँ के दीवान संभाला करते थे। फिर ऐसे ही समय बीतता रहा और साल 1947 में शाह नवाज भुट्टो को जूनागढ़ का दीवान बनाया गया, क्योंकि पुराने दीवान की तबीयत खराब हो गई थी। फिर जुलाई 1947 में जब देश की रियासतों को मिलाने की बात हो रही थी, तब भुट्टो जूनागढ़ का राजकाज संभाल रहे थे। और नवाब वो कहाँ थे? तो वो महाबत खान यूरोप में छुट्टियां मना रहे थे अपनी बेगमों के साथ और अपने पसंदीदा कुत्तों के साथ। कहा जाता है कि नवाब महाबत खान थर्ड तो हिंदुस्तान में शामिल होने के लिए तैयार थे, लेकिन भुट्टो और मोहम्मद अली जिन्ना जूनागढ़ के बदले कश्मीर की सौदेबाजी करना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने नवाब का ऐसा ब्रेन वॉश किया कि उन्होंने ठीक आज़ादी के दिन यानी 15 अगस्त 1947 के दिन जूनागढ़ के पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। तो वीपी मेनन और सरदार पटेल और साथ ही साथ जूनागढ़ के लोगों ने नवाब को समझाने की बहुत कोशिश की और नवाब शायद मान भी जाते। लेकिन हुआ यह कि भुट्टो ने किसी को भी नवाब से मिलने नहीं दिया। जब नवाब अपने फैसले को बदलने के लिए तैयार नहीं हुए तो काठियावाड़ी नेताओं ने श्यामल दास गांधी की अगुवाई में आरजी हुकूमत बनाकर नवाब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। धीरे धीरे इस आर्मी ने पूरी जूनागढ़ पर कब्जा कर लिया। हालत ऐसी हो गई कि जूनागढ़ को भुट्टो के भरोसे छोड़कर नवाब 25 अक्टूबर 1947 की आधी रात को पाकिस्तान भाग गए। वो पाकिस्तान कैसे भागे उसकी कहानी मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। जब नवाब पाकिस्तान पहुंचे तो उन्हें कराची में ठहराया गया। बाद में उधर भुट्टो के लाख चाहने के बावजूद जूनागढ़ भारत का हिस्सा हो गया और नवंबर में भुट्टो भी पाकिस्तान चले आए। अब जूनागढ़ भारत का हिस्सा कैसे बना, इसकी कहानी के लिए एक अलग से वीडियो बनाई जा सकती है और हम उसको आगे लेकर डिस्कस भी करेंगे। अगर आप ऐसा वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हम अपनी कहानी में आगे बढ़ें तो हुआ ये कि नवाब अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें वहाँ वो इज्जत नहीं मिली जो उन्होंने सोची थी। एक तरफ जहाँ भारत में अपनी रियासत देने वाले राजाओं और नवाबों को भारत में बहुत सम्मान मिला, सरकार उन्हें 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का प्रीवी पर्स दिया करती थी और उनके महल वगैरह को उन्होंने अपने ही पास रखने दिया। वहीं दूसरी तरफ अपने महलों और अपनी रियासतों को छोड़कर पाकिस्तान जाने वाले नवाबों को पाकिस्तान में कोई अलग से रियासत नहीं मिली, यानी कि वो अपनी ज़मीन पहले ही छोड़ चुके थे। हाँ, पाकिस्तान सरकार उन्हें पैसे दिया करती थी, लेकिन वो बहुत कम हुआ करते थे। अगर महावत खान भारत में रहते तो उन्हें करीब 2 से 3 लाख रुपए उस दौर में मिलते, जो कि उस दौर के हिसाब से करोड़ों रुपए होते। लेकिन सीधे साधे नवाब भुट्टो और जिन्ना की बातों में आ गए और उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। वहीं दूसरी तरफ उनके जो दीवान थे शहनवाज भुट्टो, वो तेज तर्रार आदमी थे।
उन्हें पाकिस्तान में खूब इज्जत मिली और पॉलिटिक्स में एंट्री भी मिल गई। इस तरह धीरे धीरे जहां नवाब की नवाबियत धूल में मिलती जा रही थी, वहीं पाकिस्तान की राजनीति में भुट्टो का सितारा बुलंद हो रहा था। शहनवाज आगे चलकर पाकिस्तान के पीएम बने, लेकिन नवाब को पहचानने वाला कोई भी नहीं था। 1959 में नवाब महाबत खान ने आखिरी सांस ली और उनके जाने के बाद उनके बेटे जूनागढ़ के नवाब बने। एक ऐसे नवाब बने जिनके पास अपनी कोई रियासत नहीं थी। उधर साल 1972 में दीवान शहनवाज भुट्टो के बेटे जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। यानी कि असली सत्ता नवाब के हाथ से फिसलकर उनके दीवान के हाथ में चली गई थी। ठीक इसी साल भारत में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसद में एक बिल लाकर प्रीवी पर्स को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उनके इस फैसले की भारत में खूब तारीफ हुई। उनकी इमेज गरीबों का भला चाहने वाले नेता के तौर पर उभर कर आई। इंदिरा गांधी ने ही साल 1971 की जंग जीतकर ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया था। इसी वजह से जुल्फिकार को लगा कि अगर वो भी प्रीवी पर्स को खत्म कर देंगे तो लोग उन्हें भी गरीबों का मसीहा समझेंगे और उनका ध्यान बांग्लादेश वाली हार से भी हट जाएगा। इसीलिए उन्होंने भी इंदिरा गांधी की देखा देखी प्रीवी पर्स को खत्म करने के लिए ऑर्डिनेंस पेश किया। यानी कि अब वो जूनागढ़ के नवाब का खर्चा पानी भी बंद करने वाले थे। उनके इस फैसले को भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने वाले सभी नवाबों का विरोध मिला। उनके बयान अखबारों की सुर्खियां बनने लगी। कुछ नवाबों ने कहा कि पाकिस्तान बनाते वक्त तो उन्होंने मुल्क के लिए अपने खजाने खोल दिए थे और अब सरकार है कि उनके साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही है। उन्हें अगर इस बात का पता होता कि पाकिस्तान में उनके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा तो वो शायद कभी भारत छोड़कर आते ही नहीं। काफ़ी विरोध के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हालांकि ये पेंशन तो वापस देनी शुरू कर दी, लेकिन इसकी कीमत या इसकी रकम बहुत ज़्यादा कम थी। हालत ये हो गई थी कि पाकिस्तान में शामिल हुई रियासतों के राजाओं को कोई पहचानने वाला नहीं बचा था। पाकिस्तान ने उनकी उतनी इज्जत की ही नहीं। जूनागढ़ के नवाबों को तो खुद पाकिस्तान के लोग तक नहीं पहचानते। नवाब महाबत खान की तीसरी पीढ़ी से आने वाले नवाब मोहम्मद जहांगीर बाबी अपने दादा के फैसले पर बहुत अफसोस करते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा था कि जूनागढ़ हैदराबाद के बाद दूसरे नंबर का सबसे धनवान राज्य था। उनके दादा अपनी संपत्ति जूनागढ़ में ही छोड़कर पाकिस्तान चले आए थे। यहाँ तक कि उन्होंने जूनागढ़ की संपत्ति के बदले में पाकिस्तान से कोई संपत्ति भी नहीं मांगी। तब भी पाकिस्तान ने उन्हें उनके हाल पर ही छोड़ दिया। आज उन्हें जो पेंशन मिलती है वो किसी चपरासी की सैलरी से भी कम है। वैसे दोस्तों, ये हाल सिर्फ जूनागढ़ के नवाबों का नहीं था, बल्कि भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने वाले हर एक नवाब के साथ कुछ ऐसा ही हुआ और उनके परिवारों की हालत भी आज ऐसी ही है। साल 1971 में पाकिस्तान की सरकार ने नवाबों का रॉयल स्टेटस हमेशा के लिए खत्म कर दिया। यानी कि अब ये नवाब भी नहीं रहे। एक तरफ जहां भारत की रियासतों में सिंधिया, गायकवाड़ और निज़ाम राजाओं के पास उनके पूर्वजों के महल और किले तो हैं ही, साथ ही उनकी राजनीति में अच्छी खासी जगह भी है। वहीं पाकिस्तान में जो नवाब गए उन्हें उनके अपने देश में भी कोई नहीं पूछता। तो दोस्तों, ये थी कहानी जूनागढ़ से पाकिस्तान चले जाने वाले नवाब महाबत खान थर्ड की और उनके साथ ही कुछ उन नवाबों की भी, यानी कि उन 12 नवाबों की भी जो भारत छोड़कर पाकिस्तान गए थे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब